वार्षिक पुरस्कार आज दिए जा रहे हैं। खास बेहद भव्य समारोह का आयोजन हुआ है और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोल रहे थे कि पैसे की कमी से खेल बर्बाद नहीं होना चाहिए और कॉर्पोरेट के लोगों से भी उन्होंने आह्वान किया कि वो आए और इस खेलों की दुनिया में निवेश करें और लाखों लोगों के रोजगार का साधन भी बन सकता है। ये खेलों की दुनिया है। साथ ही साथ वहां बैठे खिलाड़ियों का भी उन्होंने हौसला अफजाई की और उनका शुक्र में आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सुर्खियों पर सबसे पहले डाल लेते हैं नजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए लोकतंत्र विरोधी बयान पर संसद के दोनों सदनों में लगातार 5वें दिन भी जारी रहा हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, सदन में आकर बिना शर्त माफी मांगे राहुल गांधी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश विरोधी टूल किट का बताया स्थायी हिस्सा। विदेश में दिए गए बयान को बताया देश की संप्रभुता पर हमला। कहा, राहुल गांधी को हर भारतीय से मांगनी होगी माफी। भारत का G20 अध्यक्षता के तहत अमृतसर में शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। आपसी साझेदारी से समावेशी और गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। आज मुंबई में होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी। संसद के बजट दिन आज लोकसभा में हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने पर अड़ा रहा। भाजपा सांसद राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच पहुंचे। वहीं विपक्ष के सांसद भी अपने मुद्दों पर हंगामा करते हुए सदन के बीच पहुंचे। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा की गई नारेबाजी के कारण सदन बाधित हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए 11 नोटिस दिए थे। सभापति ने सभी नोटिस को खारिज कर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयान पर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नियमों से ही सदन चलता है। उन्होंने कहा कि यह समझने के लिए राहुल गांधी को सदन में रहना जरूरी है। आज मैं इतने कह सकता हूं, राहुल ग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल, लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोलें बाहर और यहां पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दें। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े नेता ने आज तक विदेश जाकर सरकार कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है, लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नियमों से ही सदन चलता है और ये कहा कि समझने के लिए राहुल गांधी को सदन में रहना बेहद जरूरी है। और ऋषि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषि कुमार से और जानकारी ले लेते हैं। ऋषि, यहाँ पर तो गतिरोध जो है वो जारी है और एक बार फिर तस्वीर वही नजर आई संसद से जहां पर लगातार हंगामा जारी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनको सदन में बोलने का मौका दिया जाए और वो बयान देना चाहते हैं, लेकिन सशस्त्र वो बिना शर्त के माफी मांगे। लगातार ये बात भाजपा की ओर से कही जा रही है। क्या कुछ इस वक्त जानकारी मिल रही है? क्या किसी तरह से गतिरोध टूटने की कोई भी बात आगे बढ़ती नजर आ रही है? ऋषि को हमारी आवाज शायद नहीं मिल रही है। ऋषि, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
ऋषि हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। संसद के बजट सत्र में लगातार गतिरोध जारी है। आज भी उसकी शुरुआत हंगामे से हुई और एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को। ऋषि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषि से बातचीत करते हैं। किस तरह से ये जो पूरा गतिरोध चल रहा है सदन की कार्यवाही को लेकर, क्या इसमें कोई उम्मीद है किसी तरह से किसी तरह के बीच का रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पर है? ऋषि, लगातार भाजपा की ओर से यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को अपने दिए गए बयान पर माफी मांगनी ही होगी। अपनी बात पर अड़ी हुई है यहाँ पर भाजपा। क्या लगता है, राहुल गांधी ने कहा कि वो आकर सदन में अपना बयान देना चाहेंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे। प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की थी, वहां पर भी अपनी बात रख सकते थे, अपनी सफाई दे सकते थे, लेकिन यहाँ सदन में बात करने की उन्होंने बात कही है। क्या कुछ इसमें लेकर आगे की अपडेट है? देखिए, जहाँ तक इस समय हम संसद की कार्यवाही की बात करें तो दोनों ही सदन सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुके हैं। राहुल गांधी लोकसभा में आए थे, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए वो खड़े हुए और इस बीच जो तमाम हंगामा और शोर शराबा हुआ, इसके साथ साथ जो बीजेपी के सांसद थे उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी पहले माफ़ी मांगें, उसके बाद किसी भी बात को आगे हम सुनेंगे। ये जो पूरी की पूरी कवायद है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी होगी। उन्होंने जो देश से बाहर उनका जो आरोप है कि जो बयान दिए हैं वो देश के विरोध में है और इसलिए संसद का जो अपमान उन्होंने किया है उसको चलते उन्हें संसद में आकर पहले माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन सभापति ने भी और लोकसभा अध्यक्ष ने, दोनों ने कोशिश की कि दोनों पक्षों से कहा जाए कि वो कामकाज को आगे बढ़ने दें। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से 11 नोटिस दिए गए और उन नोटिस के जरिए वो चाहते थे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के जरिए मुद्दों पर चर्चा हो। लेकिन दूसरी ओर जो बीजेपी है वहाँ पर भी, राज्यसभा में भी उनका यही पक्ष था कि राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हमने देखा है कि अब से पिछले 2-3 दिनों के अंदर लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये पक्ष सामने आया कि सदन की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव पारित हो कि राहुल गांधी ने जो अपना पक्ष रख के विदेशों में रखा है भारत के खिलाफ, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर आक्रामक है और वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए लगातार दबाव बना रही है। जी बिल्कुल ऋषि, ऐसे में कांग्रेस का यहाँ पर क्या कहना है? वो जो उन्होंने वो नोटिस दिए थे वो तो खारिज कर दिए गए, लेकिन जहाँ पर राहुल गांधी के बयान की बात है, ऐसे में पहले हमने देखा कि कैसे जो उसके नेता हैं, कांग्रेसी नेता, राहुल गांधी के बयान का बचाव करते आए, लेकिन जहां पर भाजपा ने ये बात साफ कर दी है कि जब तक राहुल गांधी बिना शर्त माफी नहीं मांगेंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में क्या लगता है कि किस तरह से राहुल गांधी के पक्ष को यहाँ पे साफ करने की बात की जा रही है? क्योंकि अगर जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, गतिरोध नहीं टूटेगा और सदन में कार्य नहीं हो पाएगा। देखिए, जहाँ तक गतिरोध की बात है तो गतिरोध जब दोनों पक्ष आमने सामने हैं उसकी अभी तक ऐसी कोई शुरुआत दिखाई नहीं देती है जिससे कि यह गतिरोध टूटे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है और उनके साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अडानी मसले पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। और हमने देखा है कि अभी संसद भवन परिसर में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे और सोनिया गांधी और खड़गे सहित तमाम जो नेता थे वो गांधी प्रतिमा के समक्ष आकर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर अभी भी अड़ी हुई है और वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले राहुल गांधी ने जो देश और संसद का अपमान किया है उस पर उन्हें माफ़ी मांगनी होगी। तो ये जो दोनों पक्षों का जो टकराव है वो अभी बना हुआ है। ऐसे में सभापति और अध्यक्ष के सामने चुनौती इस बात की है कि कैसे हाउस को ऑर्डर में रखा जाए और इसी वजह से आज हमने देखा कि दोनों ही सदनों में जो एडजॉर्नमेंट है वो पूरे दिन भर के लिए कर दिया गया, क्योंकि जब स्थिति स्पष्ट है कि गतिरोध बना हुआ है ऐसे में सदन को चला पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी कड़ी में जो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने जब बोलने की कोशिश की और उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर था जिससे पहले उस पर भी सभापति ने अपनी रूलिंग दे दी कि जो नेता सदन की तरफ से जो पीयूष गोयल हैं 14 और 13 मार्च को जो उन्होंने स्टेटमेंट रखा था उसको उन्होंने ऑथेंटिकेट करने को कहा। तो पूरी की पूरी जो कवायद है, इस कवायद में सभापति और अध्यक्ष के सामने चुनौतियां हैं क्योंकि हाउस ऑर्डर में नहीं है और जब दोनों ही पक्ष आमने सामने होते हैं तो ऐसे में एडजॉर्नमेंट ही उनके पास विकल्प होता है।
बिल्कुल। ऋषि, क्या कुछ हो सकता है इसमें? अगर हम कहें, आपने जिस तरह से कहा कि गतिरोध को तोड़ने की किसी भी तरह की कोई शुरुआत यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है दोनों ही पक्षों की ओर से, ऐसे में क्या कुछ एक विकल्प हो सकता है सभापति के पास? एडजर्नमेंट हम लगातार पिछले पूरे हफ्ते हम देख रहे हैं कि लगातार जो कार्यवाही है वो स्थगित की जा रही है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण सत्र है, बेहद महत्वपूर्ण कार्य सूचीबद्ध हैं, लंबित हैं, तो क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है या क्या कुछ विकल्प हो सकते हैं स्पीकर के पास? देखिए, स्पीकर और सभापति दोनों के पास विकल्प काफ़ी हैं इस मायने में कि जब गतिरोध ज़्यादा होता है तो वो सदस्यों को चेतावनी देते हैं। चेतावनी देने के बाद उनका नाम लिया जाता है और उस नाम को बुलेटिन में शामिल किया जाता है। इसके बाद उनको स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि वो ऐसा ना करें और साथ ही साथ उन्हें सदन से बाहर जाने को भी कहा जा सकता है। इसके अलावा निलंबन की भी एक प्रक्रिया होती है, वो भी अपनाई जाती है। लेकिन अभी स्थिति इस तरीके से आमने सामने की है कि सभापति के सामने किसी एक व्यक्ति का नाम लेना और किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या कुछ सांसदों के खिलाफ, क्योंकि ये मसला पूरे सदन का है, इस पूरे सदन में जब दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं तो जो गतिरोध है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सदन शुरू होता है वैसे ही सांसद नारेबाजी और शोर शराबा शुरू हो जाता है, वेल में आके नारेबाजी करते हैं। कल हमने देखा था कि टीएमसी के सांसदों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। तो ये जो पूरी कवायद है, ऐसे में सभापति अब इस मसले में ये भी हो सकता है कि वो उन पार्टियों के नेताओं से भी बात करें और उनसे आग्रह करें। हालांकि इस तरीके का आग्रह आज हमने देखा था, सभापति ने भी नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों से कहा कि उनकी उम्मीद है कि सदन ऑर्डर में आएगा तो जो बाकी के जो सांसद हैं, जो सदस्य हैं, उनका भी जो अधिकार है संसद में अपना पक्ष रखने का, वो उनको अधिकार मिल पाएगा। और सभापति और अध्यक्ष के तौर पर दोनों की कोशिश ये है कि सभी को समान अवसर प्राप्त हों। तो ऐसे में उनके पास विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों पर जाने से पहले उनकी कोशिश होगी कि समाधान शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। जी ऋषि, हम आपसे आगे भी लगातार अपडेट लेते रहेंगे कि किस तरह से एक बार फिर जो हंगामे की भेंट चढ़ गया संसद का आज का सत्र भी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कार्रवाई बाधित हुई और दोनों को सोमवार तक के लिए अब कार्रवाई को कर दिया गया है, एडजर्न कर दिया है। इस पर लगातार बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि हमसे जुड़ने के लिए, और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार हैं LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये किया, बट नो हैंड वॉश। जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े नेता ने आज तक विदेश जाकर सरकार के खिलाफ कार्यवाही का आह्वान नहीं किया है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश, किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है। और भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है। वहीं राहुल गांधी देशद्रोहियों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है,
वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है? राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में आक्रोश है और राहुल को हर भारतीय से माफी मांगनी होगी। यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है, जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। आज एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे। राज्य में चुनाव की तैयारियों को लेकर नड्डा आज संगठन की बैठक यहां करेंगे। इसके अलावा पार्टी की विजय संकल्प यात्रा समेत पार्टी के कई कार्यक्रमों में नड्डा शामिल होंगे। 2 दिन के दौरे पर नड्डा पार्टी कैंपेन कमेटी और पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी करने वाले हैं। कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और मई में इस साल चुनाव संभावित हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि पार्टी दोबारा सत्ता में आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज केरल के कोल्लम में स्थित माता अमृतानंदमयी मठ का दौरा करेंगी। तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति रचना के माध्यम से कुदुम्बश्री एट 25 केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियां और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास से जुड़ी योजना उन्नति का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति कल विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। 19 मार्च को राष्ट्रपति कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में स्थित विज्ञान भवन में भूमि संवाद 4 का उद्घाटन उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और आज भारत की क्षमता दुनिया देख रही है, लेकिन भारत के कुछ लोग विदेश की ताकत देख रहे हैं। भू आधार के साथ डिजिटाइजिंग और जियो रेफरेंसिंग इंडिया पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल भी उपस्थित हुए। सम्मेलन में 3 सत्र हैं। पहला भूमि अभिलेख डेटा और मातृभूमि का लोकतंत्रीकरण, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में भू आधार का अनुप्रयोग और तीसरा सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां, राष्ट्रीय और वैश्विक जियोफेंसिंग सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण, भू आधार का उपयोग और आगे का रास्ता। प्रधानमंत्री को आज के अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। आधार के समय तो इतनी पीड़ा हुई, कोर्ट से लेकर के कई टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों ने इसे खूब तबाह किया। आज आधार पूरे दुनिया में 130 करोड़ आधार हमारे पास हैं। मैं चिंतित था कि इसकी सिक्योरिटी का क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी। हमारे बगल में ही अच्छे मित्र देश हैं, उन मित्र देशों का यही सब काम रहता है, कभी वो हैक कर देना, कभी ये कर देना। तो हमारे सेक्रेटरी ने कहा कि हमें चिंता की बात नहीं है, जब 130 करोड़ को हैक करने की ताकत नहीं है, अभी तो हम 9 ही करोड़ पर आए हैं।
उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सभी योजनाओं को तकनीक से जोड़ दिया है। इससे ये फायदा हुआ है, जहां पहले की सरकारों में प्रधानमंत्री मंच से कहते थे कि अगर सरकार 100 रुपए देती है तो उसका 1 रुपया ही जनता तक पहुंचता है। लेकिन आज देश में मोदी सरकार में 100 का 100% पारदर्शिता देखी जा रही है। आज किसी गरीब के धन को कोई गमन नहीं कर सकता। कभी इस देश में लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं जनहित में तो 15 पैसा पहुंचता है। आज मनरेगा को लोग कहते थे ये पैसा आपका लीकेज होता। मैं यहां से कह रहा हूं कि हम 199% मनरेगा को बैंक ट्रांसफर डीबीटी कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का, ये मोदी जी का सोच है। उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है, जैम, जैसे जनधन अकाउंट। और आज जनधन अकाउंट आज लोगों का कोरोना काल में ताकत बढ़ गया। दिल्ली में कथित शराब घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार कटघरे में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आबकारी नीति को लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर विरोध। दिल्ली में एक एक आदमी के पास हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन पर जा रहे हैं, बाजारों के अंदर जाएंगे, बसों में जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर भी जाएंगे। सब जगह पर जाकर हम एक एक आदमी को बताएंगे कि किस प्रकार से ये शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के उसमें ये हुआ है। और इस पॉलिसी के बारे में इतने सवाल हम पूछ चुके हैं लगातार 6-8 महीने 10 महीने से, कभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी। आज हम उनसे पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे पीए ने 170 मोबाइल टेलीफोन्स क्यों बदले? मनीष सिसोदिया जी ने 14 मोबाइल फोन्स 3 महीने के अंदर अंदर क्यों बदले? ड्राई डेज 3 क्यों कर दिए आपने? कमीशन 2.5% से 12% क्यों कर दिया? 144 करोड़ का शराब बनाने वाली कंपनियों को फायदा क्यों पहुंचाया? ये सारी चीजों का जवाब दीजिए। ये सारी चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इस शराब के घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल जी का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। और अब बात करें क्रिकेट की, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज में 2-1 से मिली जीत के बाद टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह एकदिवसीय श्रृंखला में भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करे। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में मुंबई में होने वाले पहले एकदिवसीय मैच की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।